Global presents Property Guru. हेलो एंड वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और ये हमारा एक खास स्पेशल शो जो कि ईयर एंड स्पेशल भी है और न्यू ईयर स्पेशल भी। कहने का मतलब ये कि 2024 कैसा रहा रियल एस्टेट मार्केट के लिए, ये भी बात होगी। और 2025 कैसा रह सकता है, क्या आउटलुक होगा, वो भी बात होगी। और इसके लिए दो बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। ज्वाइन कर रहे हैं हमें शो में बोमन ईरानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रोडाई नेशनल के और साथ ही सीएमडी हैं रुस्तम जी ब्रांड के। और हमारे साथ हैं अंशुल जैन साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया कुशमन एंड वेकफील्ड। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुख्य तौर पे हमारी बातचीत के दो हिस्से, एक हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की और फिर दूसरा हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी की। और दोनों के ही दो बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। बमन साहब, पहले मैं चूंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूं, 2024 हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा साल रहा। इनफैक्ट पिछले 2-3 साल भी काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन इस साल पर्टिकुलर की बात करें तो बड़े हाईलाइट्स आपके लिहाज से क्या रहे हैं? तो विपिन जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा 2000 फाइनेंशियल ईयर जो है 2025 वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और जैसे आप जानते हो, हमारे बिजनेस में सिक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस है। Q3 और Q4 के रिजल्ट्स जब अनाउंस होंगे तो आप चौकित रह जाओगे कि द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट हैज टेकन प्लेस। तो ये साल काफी बम्पर रहा है हमारे लिए, और हमने देखा है कि ज्यादा करके लोगों की प्रेफरेंस जो है बड़े घर, अच्छे घरों की तरफ बढ़ती रही है। और लोगों की जो बजट है वो लोगों ने उसको स्ट्रेच की है। जैसे मैं ऑफन कहता हूं कि पहले लोग घर लेते थे और अपने फैमिली को उसमें बसा देते थे। अब उनकी फैमिली की जरूरत के हिसाब से वो घर लेते हैं और उसमें फैमिली को बसाने की इच्छा रखते हैं। और लोगों की स्पेंड जो है, मैंने देखा है, इट इज नॉट ओनली Tier 1 सिटीज बट Tier 2 Tier 3 सिटीज में भी काफी ग्रोथ आया हुआ है। एज क्रेडाई हम जहां जहां फोकस करते हैं, जो जो मार्केट्स का हम फोकस करते हैं, हम देख रहे हैं कि ग्रोथ भी काफी हुई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद Tier 3 कोई जो सुनहरी मार्केट हो, उसे शायद हमारी कंपनी भी अगर एक्सप्लोर कर सके तो मैं पूरी तरह से इच्छित हूं इसे करने में। और ये जो बाइंग स्प्री बढ़ी है लोगों की, ये इसमें कोविड का बड़ा हाथ रहा है। लोग आज की तारीख में योलो जनरेशन जिसे कहते हैं, यू ओनली लिव वंस, समझ के ही अच्छे अच्छे घर ले रहे हैं। और लोगों की एक रिक्वायरमेंट भी हो गई है कि अच्छे घर में उनकी फैमिलीज रहे और बढ़ोतरी करे। जी, तो चलिए 2024 मतलब एक लैंडमार्क ईयर रहेगा। 2024 की जब हम बात करें अंशुल साहब, कमर्शियल रियल एस्टेट के, तो आप ही की एक रिपोर्ट है इनफैक्ट जिसको मैं देख रहा हूँ। आप अगर ये डेटा मैं गलत बताऊं तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, लेकिन कुछ एस्टिमेट आपका था 85 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल जो लीजिंग होगा क्लास ए ऑफिस ग्रेड में, और 14% का इंक्रीज शायद ईयर ऑन ईयर है। तो क्या नंबर्स यही हैं या इससे भी आगे निकले? 85 मिलियन स्क्वायर फुट की लीजिंग इस साल एक्सपेक्टेड है, और ये काफी रिकॉर्ड ईयर रहा है, क्योंकि पिछले 2 या 3 साल में एवरेज 70-75 मिलियन स्क्वायर फुट लीजिंग हो रही थी। एंड वो भी काफी चौंकाने वाले नंबर्स थे, क्योंकि अगर आप कोविड के पहले के 2-3 साल देखिए तो औसत करीब 60-65 मिलियन स्क्वायर फुट की लीजिंग होती थी। और कोविड के बाद के 2-3 साल थे जिसमें 70-75 मिलियन स्क्वायर फुट की लीजिंग होने लगी। तो इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन था कि लीजिंग अच्छी होगी, लेकिन जो ये 85 मिलियन स्क्वायर फुट का ग्रॉस लीजिंग का नंबर आ रहा है, ये काफी अच्छी मोमेंटम रही है इस 2024 में। और हमें सडनली सबको थोड़ा सा सरप्राइजिंग नंबर रहा है, लेकिन ये मार्केट का रुझाव इस वक्त बहुत पॉजिटिव है। तो अंशुल जी, अगर ये नंबर है तो फिर ये ऑल टाइम हाई है? ऑल टाइम हाई है, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा, लास्ट ऑल टाइम हाई एवरेज करीब 70 से 75 मिलियन था। इस साल 80 से 85 मिलियन, ये बहुत ही ऑल टाइम हाई नंबर है फॉर श्योर। राइट। तो बमन सर, अगर इतना ज़्यादा रिकॉर्ड हाई पर हमारा कमर्शियल लीजिंग है, और हम हमेशा बात करते हैं कि एक दोनों का कोरिलेशन है कमर्शियल और रेजिडेंशियल का, वो इम्पैक्ट आप ऐसे इधर से कैसे कोरिलेट करेंगे? क्या उतना फ़ायदा रेजिडेंशियल को भी मिला है विज़-अविज़? देखिए, कमर्शियल के बनने से रेजिडेंशियल को ऑलवेज बेनिफिट हुई है। रादर कमर्शियल डेवलपमेंट होने से एक मेट्रिक जो हमें
बताया जाता है फॉर एवरी 1 स्क्वायर फीट ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट जो डेवलप होती है एक सिटी में, उससे 10 स्क्वायर फीट करीबन रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होती है वही सिटी में। और मैं मानता हूँ कमर्शियल इज इन ऑल टाइप्स। आप देखेंगे तो इवन जो नए हॉस्पिटल्स बनते हैं उसे भी मैं कमर्शियल मानता हूँ, जो नए मॉल्स बनते हैं उसे भी मैं कमर्शियल मानता हूँ। और ये सब की जो बढ़ोतरी होती है, वेदर इट इज हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी या एक्चुअल ऑफिसेज या रिटेल, ये सबसे रेजिडेंशियल पे काफी प्रभाव बनता है। एज जॉब्स इंक्रीज, लोगों की बाइंग पावर इंक्रीज होती है, वहां पे जॉब्स बढ़ने से, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। और ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी थ्रस्ट रहे कि कमर्शियल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया जाए ताकि कमर्शियल डेवलपमेंट और बढ़ता जाएगा। और विपिन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लली ये भारत का एक समय आया है जिसमें हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। 2047 का जो हमारा सपना है इस इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाने का, ये काफी इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट इज, जिसको कहते हैं साइट्स में, बिल्कुल हमारे साइट्स में पॉसिबिलिटी है। बस अब इसे इस गति पे रखने के लिए गवर्नमेंट से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स या रिक्वेस्ट रहेगी आने वाले बजट में, अगर वो करे तो जैसे हम दोनों ने कहा कि ये साल एक बम्पर ईयर रहा, मैं मानता हूं कि 26 फाइनेंशियल ईयर 26 उससे बड़ा बम्पर ईयर हो सकता है। बिल्कुल। और बजट एक्सपेक्टेशन के लिए तो हम दोबारा फिर से विस्तार से चर्चा आप लोगों से करेंगे ही, लेकिन हाँ, ये अच्छे नंबर्स हैं दोनों ही मार्केट की तरफ से। अंजुल साहब, तो जो मेजॉरिटी ऑफ लीजिंग आई है वो देखिए आईटी, बीपीएम, बीएफएसआई, जीसीसीज की आप हमेशा बात करते रहें, यहीं से ये मेजॉरिटी है या कुछ और सेक्टर्स ने भी अब इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया है? तीन चीजें हुई हैं। जीसीसी का तो खैर काफी जोर रहा है। लगभग 30% लीजिंग जो है वो विदेशी कंपनी द्वारा जो खुद की जीसीसीज सेटअप होती हैं उसके तरफ से आ रहा है और इसमें काफी उछाल है जीसीसी में। लेकिन एक दूसरी बात भी देखने को आई है कि 45% से ज्यादा लीजिंग जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज कर रही हैं। तो जो एक हमेशा रहता था कि ज्यादातर अच्छी बिल्डिंग्स में और जो हम सप्लाई जो हम ट्रैक करते थे, डिमांड ट्रैक करते थे, वो ज्यादातर हमने देखा था पहले विदेशी कंपनीज कर रही थी जगह का डिमांड। अब ये जो लास्ट ईयर हमने देखा है इसमें डोमेस्टिक कंपनीज का काफी बढ़ावा आया है, चाहे डोमेस्टिक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हो गई, फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर रिलेटेड फर्म्स हो गया, लार्जर एफएमसीजी रिलेटेड फर्म्स हो गई, एंड ऑब्वियसली जो स्टार्टअप टेक सेक्टर में कंपनीज हैं जो अब स्टार्टअप फेज से निकल करके एक यूनिकॉर्न फेज की तरफ बढ़ रही हैं, उन कंपनीज से भी काफी डिमांड आई है। तो ये डिमांड जो है ये एक तरीके से ऐड हुई हमारे सेक्टर में, एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर भी मतलब 45% अगर डोमेस्टिक कंपनियाँ वो लीजिंग कर रही हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी चीज़ है। बमन साहब, एक नंबर जो मैं देख रहा हूँ, करीब 9 बिलियन डॉलर्स यूएसडी के आसपास 2024 में जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आया, जो अगेन ये कोट हो रहा है कि हिस्टोरिकली हाई है। इसका फायदा रियल एस्टेट को कितना मिला ड्यूरिंग द ईयर? देखिए, पहले तो अंशुल, आपको ये पॉइंट को भी थोड़ा जोर देना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी काफी आ रही है और सेटअप हो रही है यहाँ पे, एंड दे आर आल्सो डूइंग बहुत जोरदार लीजिंग हो रही है। ऑफ कोर्स बैंगलोर एंड चेन्नई आर द नंबर 1 सिटीज जहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहे हैं, बट आई एम होपफुल कि महाराष्ट्र में भी अभी जिस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और दूसरा अंशुल जी, आई थिंक आप ये भी टच अपॉन कर सकते हैं कि ये जितने स्टार्टअप कंपनीज है, फॉर देम ये जो कोवर्किंग स्पेसेस है वो भी काफी जोर से नए नए एरियाज को एब्जॉर्ब किए जा रही है, एंड दे आर ऑल आल्सो बिकमिंग यूनिकॉर्न्स इन अ वे। तो आई वुड रियली लाइक टू हियर मोर अबाउट इट फ्रॉम यू। आपने जो 9 बिलियन डॉलर्स की बात की, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। गिवन दी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे वर्ल्ड की जो है, इंडिया या भारत को एक बड़ी प्रोमिनेंस दी जा रही है। और यहाँ पे मेरा मानना है, ऑफ कोर्स विल सी हाउ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या क्या करती है, लेकिन जो वेस्ट से हमारी तरफ डॉलर्स आने की जो एक फ्लड गेट्स खुलने वाले हैं, वो मैं मानता हूं इन द कमिंग ईयर्स और खुलेंगे। और विपिन जी, आपने एक और ट्रेंड देखा होगा, लॉट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज अब पब्लिक मार्केट्स को भी एड्रेस कर रही हैं, एंड
they have seen the success that जो earlier public listed companies होती हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती हैं तो उसे किस तरह की बढ़ोतरी मिलती है, ये देख के काफी प्रोत्साहन होके more and more companies are coming into the public space. ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जहां पे इंडियन वेल्थ की वजह से इंडियन कंपनीज की ग्रोथ दुगनी चौगनी हो सकती है. एज वी ऑल अंडरस्टैंड, रियल एस्टेट में फाइनेंस इज द ब्लड लाइन ऑफ द बिजनेस, और जो भी कंपनी इसे ट्रांसपेरेंटली अपने इन्वेस्टर्सों की तरफ ये गुड्स या जिसको कहते हैं गुड टाइम शेयर करेगी, उसकी बढ़ोतरी रुकने से रही बहुत जोरदार होने वाली है. Signature Global presents Property Gurus. 2024 अगर हम कहें इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ लीजिंग, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एक रिकॉर्ड ईयर है. लेकिन अब इसके आधार पर 2025 हम कैसा देखेंगे? क्या हम इसे पीक माने तो पीक से ये और ऊपर जाएगा, स्टेचू बनेगा, नीचे आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल होगा. अंशुल जैन साहब, तो क्योंकि इतना बड़ा नंबर क्रिएट हो गया, अब इसे सस्टेन करना, इसे मेंटेन करना इन 2025 कैसे देख रहे हैं आप? कि क्या यही नंबर सस्टेन होते देखेंगे या फिर एक दो क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा कि पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, उसके बाद फिर एक ट्रेंड दिखाई देना शुरू होगा? इस वक्त तो जो मोमेंटम है वो बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा है. चाहे वो जीसीसी की तरफ से, चाहे डोमेस्टिक कंपनीज की तरफ से. बोमन जी ने फ्लेक्स या कोवर्किंग की भी बात की, जिन्होंने काफी स्पेस लेकर के उन्होंने फिटेड आउट ऑफिस, रेडी टू मूव इन ऑफिस बनाया है लोगों के लिए, जिससे सहूलियत बढ़ी है. और इवन बड़ी कंपनीज आज की डेट में फटाफट फ्लेक्स ऑफिस में मूव कर जाती हैं या रेडी टू मूव ऑफिस में मूव इन कर जाती हैं. तो अभी इस वक्त तो मोमेंटम बहुत अच्छा है. आगे हमारी उम्मीद ऐसी है कि 70 से 75 मिलियन स्क्वायर फुट जो है अब एक नया बेंचमार्क बन गया है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के लिए ऑफिस लीजिंग के हिसाब से. और इतना तो इस वक्त हो जाना चाहिए 2025 में. अब उसके आगे कितना उछाल आता है नहीं आता है वो देखना पड़ेगा. जो दूसरी बात ये है कि शायद डिमांड ज्यादा अगर आए भी तो सप्लाई जो है कमर्शियल रियल एस्टेट की जो नए ऑफिसेस की है वो थोड़ी धीमी चल रही है. वो इतनी तेजी से सप्लाई जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रही है. तो अगर आप सप्लाई के हिसाब से देखें तो इस साल जो है 24 में नई सप्लाई सिर्फ 48 मिलियन स्क्वायर फुट थी. और जो भी जो नया डिमांड है वो नई सप्लाई और नया ऑफिस स्पेस ही मांगता है. तो आई थिंक एक कंस्ट्रेंट रहेगा, वो सप्लाई कंस्ट्रेंट रहेगा. मेरे हिसाब से डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा. ठीक है. सप्लाई साइड की जब बात आती है तो बमन साहब, ये थोड़ा सा हमें रेजिडेंशियल में भी देखने को मिलता है. कुछ जगह थोड़े से नए जो लॉन्चेस हैं उनमें थोड़ा सा पॉज आया और उसके कारण हमने कुछ पॉकेट्स या कुछ शहरों में तो दाम को काफ़ी मतलब ऊपर जाते हुए भी देखा. 2025 की जब हम बात करें रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ से किस तरह का साल रहेगा? और उसके सारे एस्पेक्ट ही हम देखना चाहेंगे. सप्लाई किस तरह की रहेंगी, कितने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, क्या बढ़ोतरी होती हुई दिखेंगी? दाम को लेकर भी बहुत नज़रें रहती हैं घर खरीदारों की कि क्या वो स्पाइक जो अभी आ गया था वो कंटिन्यू करेगा, स्टेबिलिटी आएगी, कैसे देखेंगे? विपिन, एक ही मिनट लेके मैं आपको अदर साइड ऑफ द कॉइन दिखाना चाहता हूँ. एज इंडियंस हमने हमारी कंट्री ने आज तक कभी ऐसी ग्रोथ देखी नहीं, और इसीलिए हम हर बार जल्दी डर जाते हैं. मेरा ऐसा मानना है. प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई एम सेइंग समथिंग एक्स्ट्रा. लेकिन हम बहुत क्विकली रियल एस्टेट की अच्छी बढ़ोतरी चली है तो अब ये कब रुकेगी, अब ये भाव बढ़ना कब बंद हो जाएगा, अब ये डिमांड कब रुक जाएगी. मैं मानता हूं सबको एक तरह से अगर हमारे प्रधानमंत्री एक चीज दे सकते हैं तो विजन दे. उनकी जो विजन है उसको अगर हम जस्ट फॉलो करें तो मेरा ये मानना है अगले 20 साल तक आप ये सवाल कभी नहीं पूछोगे. आप सिर्फ एक ही सवाल पूछोगे, अगले साल ये बढ़ोतरी कितनी होगी. और आप देखोगे तो सारे स्टेट्स आज की तारीख में एक दूसरे कम्पीट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, नए कंपनीज को अट्रैक्ट करने में. मैं अपने जितने रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी के डेवलपर्स हैं, जो हमारे क्रेडाई के मेंबर्स हैं, उन सबको एक ही चीज कहता हूं, आप दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करो. एक तो आप अप्रिसिएशन ऑफ प्राइस से ज्यादा वेलोसिटी की तरफ ध्यान दो, आप सप्लाई पे ध्यान दो. जब भी हम गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करते हैं हम सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, ये इंडस्ट्री आज जो है ये सुपर एथलीट की तरह है, ये आपको बढ़ोतरी दे सकती है. आप इसे सिर्फ सपोर्ट करो, उतनी ही सपोर्ट करो जिससे आपकी देश की बढ़ोतरी हो, अपनी जीडीपी की बढ़ोतरी हो. विपिन जी, आप एक छोटा सा
शहर ले लीजिए, विच इज अ कंट्री बाय इटसेल्फ, दुबई को ले लीजिए या सिंगापुर को ले लीजिए, यहाँ पे जिस तरह की ग्रोथ हम देखते हैं, ये पॉलिसी ड्रिवन ग्रोथ है। यहाँ पे कोई किसी को पूछता नहीं है कि भाई ये साल आप ऐसा बम्पर ग्रोथ देखोगे कि नहीं। आई एम ट्रूली सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। हमारे में अगर एक ही कमी है आज की तारीख में, तो ये विजन की कमी है। और अभी रही बात आपके सप्लाई की, the one thing that we have learned is build it and they will come। और हम शायद डर जाते हैं कि चाइना का क्या हुआ, लेकिन चाइना ने 25 साल तक एक तरह की जो ग्रोथ देखी थी वो सब जल्दी भूल गए। मेरा ये मानना है कि वी नीड टू क्रिएट मोर सिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है, उसे कॉम्प्लीमेंट करने के हिसाब से हमें अपना डेवलपमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। नई नई इंडस्ट्रीज की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है। आप देखिए को लिविंग एंड को वर्किंग ही एक तरह से कितनी बड़ी स्पेस कंज्यूमर हो गई है, जो हम शायद 2011-12 में बात कर रहे थे कि लोग विल मूव फ्रॉम सिटी टू सिटी, ये बात आज रियलिटी हो गई है। फैमिलीज आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर होम्स फॉर देमसेल्व्स, उससे बाइंग पावर बढ़ गया है। लोगों की एक खुद में आत्मविश्वास बढ़ गई है कि हम इससे ज्यादा कमाएंगे। आज अगर हमारी सैलरी ₹1,00,000 है तो 2 साल में ₹2,00,000 हो सकती है, ₹3,00,000 हो सकती है। ये लोगों को समझ पड़ने लग गया है और इससे वो समझ गए हैं कि द ओनली हेज टू इन्फ्लेशन इज एक्चुअली रियल एस्टेट। और रेजिडेंशियल या कमर्शियल रियल एस्टेट में लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। एंड विपिन जी, द ड्रीम ऑफ इंडिया, जो हम कहते हैं कि 70% हमारी जो वेल्थ हुई है, वो 60% ऑफ द इंडियन वेल्थ हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ रियल एस्टेट। रेरा के आने से जो कॉन्फिडेंस हमारी इंडस्ट्री में बढ़ी है, उसकी वजह से भी हम ये ग्रोथ देख रहे हैं। हम सब एक साथ फोकस करके अगर काम करें विपिन जी, तो मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि अगले 10 साल तक आप सिर्फ एक ही सवाल पूछोगे, अगले साल इसको और कितना बढ़ाया जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात। और हम एक डिमांड डेफिसिट या फिर होम डेफिसिट कंट्री है, जहां पर तो डिमांड है ही अभी, तो शायद उसको पूरा करने में आपकी इंडस्ट्री को भी बहुत मेहनत लगेगी कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो। अंशुल साहब, तो जो बमन साहब बात कह रहे हैं कि अभी हमारे सामने एक अपवर्ड्स ट्रेजेक्ट्री ही दिख रही है, अगर सब कुछ सही रहता है, एक विजन की ज़रूरत है, प्रॉपर पॉलिसीज की ज़रूरत है, ऐसे में जो ग्रोथ है अभी, वो ग्रोथ अभी भी मैं कहूँगा, ये शायद बमन सर भी इसमें एग्री करेंगे कि बहुत ज़्यादा 3-4 शहर 5-6 शहरों तक सेंट्रिक है और उसकी वजह से एक ओवरलोड भी देखने को मिलता है। अक्सर हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पर ये कैसे वाइड स्प्रेड होगी, वहाँ क्या ऑप्शंस या क्या ग्रोथ एस्पेक्ट्स हमें नजर आएंगे? तो जो बड़ी पुरानी कंपनीज, चाहे वो इंडियन बिग आईटी सर्विसेज कंपनीज हों या ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनीज हों, हमने देखा है कि लास्ट 12 से 18 महीने में मूवमेंट शुरू हो गई है, जहाँ पे आप कोची हो गया, कोयम्बटूर हो गया, जयपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, इस तरफ इंदौर, इस तरफ लोगों ने थोड़ा थोड़ा जाना शुरू कर दिया है। तो जो एक अर्ली मूवमेंट ऑफ कमर्शियल डिमांड इन दीज प्लेसेस, ये शुरुआत इसकी हो चुकी है। और इसका एक और है कि जो फ्लेक्स या कोवर्किंग ऑपरेटर्स हैं, वो भी इन शहरों में जाकर के ऑफिसेस बना रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सहूलियत भी बढ़ रही है बड़ी कंपनीज को, कि अगर उनको जाना है और उनको अगर किसी शहर में जहां पे उनकी प्रेजेंस नहीं है, वहां जाकर के नए सिरे से प्रॉपर्टी लेके फिट आउट पे पैसा खर्च करके ऑफिस बनाने में थोड़ी सी ज्यादा मशक्कत लगती है। लेकिन अगर कोवर्किंग ऑपरेटर्स वहां पे हैं जो ऑफिस बना के दे रहे हैं, उसके कारण भी बड़ी कंपनी इजीली जा रही हैं। तो वो एक ट्रेंड शुरू हो गया है। वो जो ट्रेंड जो है वो बढ़ेगा ही। आई थिंक जो टीयर 2 सिटीज जहां पे ऑफिसेज ऑलरेडी हैं, वहां पे डिमांड और बढ़ेगी और स्लोली स्लोली ये स्पिल ओवर होएगा। मोहन साहब, टीयर 2 टीयर 3 पे भी आपका कमेंट चाहेंगे। और दूसरा ये कि अगर हम 2024 को देखें तो मोटे तौर पर ये एक ईयर ऑफ लग्जरी प्रॉपर्टी रहा है, जहां पर हाई टिकट जो घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिके हैं। लेकिन मूविंग टुवर्ड्स 2025, क्या ये थोड़ा बैलेंस आउट होता हुआ नज़र आएगा, या लग्जरी कैटेगरी में ही ज़्यादा एक फोकस रहेगा, या ज़्यादा डिमांड रहेगी, या जिसे हम अफोर्डेबल या मिड लेवल हाउसिंग कहते हैं, वहाँ पर भी चूंकि हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की बात कर रहे हैं, अंशुल जी भी कह रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी कंपनीज अब मूव करना चाह रही हैं, तो वहाँ से भी एक नई कैटेगरी में डिमांड आते हुए देखेंगे? विपिन जी, पहले तो सारे डेफिनेशंस चेंज करने की जरूरत है। आप जिसे अफोर्डेबल कहते हो वो एक्चुअली कहीं पे भी हो नहीं रहा है। 45 लाख की कैप की जो अफोर्डेबिलिटी की आप सीमा लगाते हो,
उसके जरिए फिर आप सारे नंबर्स आपके दिखाते हो। आई एम सेइंग आपके यानी दिस इज द वे वी लुक एट इट। अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन अलग अलग सिटीज में अलग अलग है, साइजेस अलग अलग है। वैसे अगर आप देखो तो मैं मानता हूं कि मिनिमम साइज फॉर अ गुड फैमिली टू लिव इज अबाउट 60 स्क्वायर मीटर्स के घर जो होते हैं, 600 फुट के घर मिनिमम होते हैं फॉर अ फैमिली ऑफ 5 पीपल टू लिव, जहां पे अच्छे टू बेडरूम्स हो, एक अच्छा हॉल हो, एक अच्छा किचन हो। अगर आप इसे स्क्वीज करके 45 लाख का एक कैप लगाते हो, तो फिर मुंबई जैसे शहर में आपको एसआरए की जो साइज होती है 330 स्क्वायर मीटर्स की, वो टाइप के घर बनाने पड़ेंगे। तो आपको पहले ये डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत है। दूसरा मैं आपको कहता हूं, विद द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन रियल एस्टेट, लोगों को ऐसे लगने लगा है कि ओ माय गॉड ओनली अफोर्डेबल हाउसेस बिक रहे हैं, और कहीं पे अगर एक न्यूज आ जाती है 100 करोड़ का घर बिका, तो एक सनसनीटी इट्स लाइक अ सेंसेशनल न्यूज। तो मैं लोगों को ऐसे कहता हूं कि शाहरुख खान की जब पिक्चर लॉन्च होती है, अमिताभ बच्चन की जब पिक्चर लॉन्च होती है, सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, बट द नंबर ऑफ ओटीटी कंटेंट या द नंबर ऑफ अदर मूवीज जो लॉन्च हो रही है, उसके बारे में इतना लिखा नहीं जाता। तो मैं अगर आपको एक नटशेल में कहूं तो अफोर्डेबल या जिसको कहते हैं 60 स्क्वायर मीटर्स के घर की सेल्स बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके कंपैरिजन में वैल्यू वाइज जो लार्जर घर या जो बड़े शहरों में घर बिके हैं, फॉर एग्जांपल आप देख लो तो अबाउट 40% ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बाय वैल्यू जो सेल्स होती है वो एमएमआर में होती है। तो इसका ये मतलब है कि वैल्यू से हुई, बट नंबर से तो पूरे इंडिया में ज्यादा घर बिक रहे हैं। सो वी हैव टू बी क्लियर अबाउट जो पैरामीटर पे हम जाना चाहते हैं। और एक बात, मैं नहीं मानता कि अफोर्डेबल हाउसेस जिसे मैं अफोर्डेबल कहता हूं उसकी बढ़ोतरी या उसकी स्लो डाउन हुई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुंबई में आज की तारीख में जिसे हम एस्पिरेशनल कहते हैं, 3 से 5 करोड़ के घर, ये काफी बिकना शुरू हुए हैं, बहुत सारे संख्या में बिकना शुरू हुए हैं, और अच्छे लोकेशंस में बिकना शुरू हुए हैं। और दिस शुड शो यू के अफोर्डेबिलिटी एक तरह से शिफ्ट हुई है। पीपल हु कैन अफोर्ड दीज होम्स, उनके नंबर्स बढ़ गए हैं। हाँ, मेरा मानना है कि 100 करोड़ प्लस के घर भी खबर आते रहेंगे विद द प्रॉस्पेरिटी ग्रोइंग इन आवर कंट्री। और जैसे आप किसी भी वेल्थ मैनेजर को पकड़ लीजिए, तो आज से 5 साल पहले वो कहते थे इफ वन कंपनी मेड 1,000 करोड़ लिस्टिंग या 100 crores came to the promoter, वो once in 3 months हुआ करता था। Now I think 3 is less, about 15-20 every month हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। It is a good thing for India and it is a good thing for our cities and it is a good thing for tier 2 and tier 3 cities, क्योंकि आप देखेंगे तो प्रॉपटेक कंपनीज की जो ग्रोथ हो रही है, आईटी कंपनीज की जो ग्रोथ हो रही है, वो अभी टियर 1 सिटी से नहीं आ रही, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज से भी आ रही है। काफी बड़े कंपनीज यहाँ के ग्रोथ से आते हैं। ऑफ कोर्स दे मूव टू सिटीज एंड दे सेट अप देयर इंडस्ट्री, बट उनकी जो वेल्थ होती है वो वापस दे प्लाउ इट बैक इनटू देयर ओरिजिनल होम टाउन इटसेल्फ, और वहां पे भी काफी बढ़ोतरी होती है। क्रेडा हैज कम अप विद अ रिपोर्ट 9 cities टू वॉच आउट फॉर इन दिस डेकेड, और उसमें जितने नाम अंशुल जी ने लिए वो सारे हैं, एंड वी शुड फोकस ऑन देम आल्सो। जी बिल्कुल रहेगा। बात करते करते पता नहीं चला कब हमारा समय समाप्ति की तरफ आ गया, आधा घंटा निकल गया। रियल एस्टेट की बातचीत ही कुछ ऐसी होती है कि आप इतनी दिलचस्प है। उतनी दिलचस्प है, और इस समय तो हम रियल एस्टेट के सबसे दिलचस्प इरा से क्रॉस हो रहे हैं, हिस्ट्री को बनते हुए देख रहे हैं। तो चलिए, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट जो हैं, लीडर्स जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2024 एक कमाल का साल रहा है रियल एस्टेट के लिए। 2025 भी कुछ उसी राह पर होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, अभी आगे तो इंडिया में रेट कट की भी बात चल रही है, कुछ और हमने देखा है वर्ल्ड वाइड रेट कट्स होना शुरू भी हुए हैं, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू होगा रियल एस्टेट के ऊपर। विज़ जो सारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसा यहाँ बमन साहब भी कह रहे हैं कि अब 10-15 साल तो आप पीछे पलट के मत देखिए, चीज़ें आप ऊपर की तरफ ही जाती हुई दिखाई देंगी। लेकिन हम समय समय पे समीक्षा करते रहेंगे बैठ के अपने लीडर्स के साथ में। लेकिन 2024 शानदार रहा है, उम्मीद करते हैं 2025 भी घर खरीदने वालों को, बनाने वालों को, उस पर नज़र रखने वालों पर, सबके लिए एक शानदार साल साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही वक्त निकाल के इस कार्यक्रम में आने के लिए, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू, और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आपके सारे दर्शकों को। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।